जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल 11/12 पर। आज हम समझने वाले हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाते में अंतर। देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता, इन दोनों खातों के बारे में हम फुल डिटेल के साथ वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अब तक उन दोनों वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आपका इस वीडियो को समझना या फिर उन दोनों के अंतर को दिमाग में बैठाना और एग्जाम में प्रॉपरली लिखना मुश्किल होगा। इसीलिए आपको पहले प्राप्ति एवं भुगतान खाता के बारे में समझना पड़ेगा, उसकी क्या विशेषता है उनको समझना पड़ेगा, जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाए हैं। अलग वीडियो में आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से हमने आय व्यय खाते की भी विशेषताओं को, इसकी परिभाषा किस तरीके से लिखना है, उन सभी चीज़ों को हम समझाएं। तो इन्हीं के आधार पर अगर आपने वो दो वीडियोस देखा है तो आपके लिए ये काफ़ी आसान होगा उन दोनों खातों यानी कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाते में अंतर लिखना। काफ़ी इजी होने वाला है आपके लिए। आज हम प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है उनको समझने वाले हैं। अगर आप इन दोनों खातों के बीच में जो डिफरेंस है उनको किताबी भाषा में याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लग सकता है। इसीलिए हम अपने हिसाब से आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बस ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको प्रॉपर और पूरी तरीके से समझ में आना तय है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाते के बीच में जो पहला अंतर है वो आपको ये याद रखना है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक रियल अकाउंट है और जबकि आय व्यय खाता जो है ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तो आप लोगों को पहला अंतर तो बस यही याद रखना है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है और आय व्यय खाता एक नाममात्र खाता है। तो ये दोनों टॉपिक तो मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ इन दोनों प्राप्ति एवं भुगतान खाते की वीडियो में और आय व्यय खाते की वीडियो में कि ये एक नाममात्र खाता है। इसका क्या रूल है वो सब भी समझा चुका हूँ मैं। आप लोग तो उस वीडियो को जाइए और देखिए। बस आपको लिखना कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आपको लिखना ये है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है जबकि आय व्यय खाता एक नाममात्र खाता है। बस आपको यही लिखना है। अब आप लोग दूसरा अंतर देख सकते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाते के बीच में। प्राप्ति एवं भुगतान खाता में क्या होता है कि पूंजीगत और आयगत सभी मतों का लेखा किया जाता है, यानी कि कैपिटल नेचर का हो या फिर रेवेन्यू नेचर का, सभी मतों का इसमें लेखा किया जाएगा। जबकि आय व्यय खाते में केवल आयगत मतों का लेखा किया जाता है। अब आप लोग तीसरा अंतर देख सकते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी कि इसमें केवल नगद लेन देनों का लेखा किया जाता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि एक रोकड़ खाते के तरह ही होता है, रोकड़ खाते के समान है। इसमें केवल रोकड़ मतों का लेखा किया जाता है, तो इसमें केवल नगद लेन देनों का लेखा किया जाता है। जबकि आय व्यय खाता में क्या होता है कि नगद लेन देन हो या फिर बकाया लेन देन हो, सभी लेन देनों का लेखा किया जाता है आय व्यय खाते में। तो ये होगा आपका तीसरा अंतर प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाते के बीच में। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाते में चौथा अंतर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें चालू वर्ष हो या फिर गत वर्ष हो या फिर आगामी वर्ष से संबंधित सभी नगद लेन देनों का लेखा किया जाता है। यानी कि चाहे जो वर्ष चल रहा है उस वर्ष से संबंधित नगद लेन देन हो या फिर गत वर्ष यानी कि जो साल बीत गया है उससे संबंधित कोई नगद हमें प्राप्त हुआ हो तो भी इसका लेखा करेंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, या फिर जो साल आने वाले हैं भविष्य में उससे संबंधित भी अगर हमें कैश प्राप्त होता है तो उसका भी हम लेखा प्राप्ति एवं भुगतान खाते में कर देते हैं या फिर किया जाता है। जबकि आय व्यय खाते में ऐसा नहीं है, उसको अगले साल पिछले साल से मतलब नहीं है, इस साल जो साल चल रहा है उसी साल से ये मतलब रखता है। यानी कि इसमें केवल चालू वर्ष से संबंधित लेन देनों का लेखा किया जाता है, यानी कि जो साल चल रहा है। अगर अभी 2024 चल रहा है तो 2024 में कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं केवल आय व्यय खाता उस बात का जानकारी रखता है या फिर उन्हीं लेन देनों का लेखा करता है। पांचवा अंतर आप लोग देख सकते हैं कि इसके डेबिट पक्ष में सभी प्राप्तियों को लिखा जाता है और इसके क्रेडिट पक्ष में सभी भुगतानों को लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्राप्तियों, जितने भी प्राप्तियाँ होती है चाहे वो आयगत नेचर की हो या फिर पूंजीगत नेचर की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका लेखा किया जाता है। जबकि आय व्यय खाते की अगर बात किया जाए तो इसके डेबिट पक्ष में सभी खर्चों को और इसके क्रेडिट पक्ष में सभी प्राप्तियों को लिखा जाता है। बिल्कुल उल्टा काम करता है। इसके डेबिट पक्ष में जहाँ पर प्राप्तियों लिखा जाता है, जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं उनको लिखा जाता है, वहीं पर इसके डेबिट पक्ष में सभी खर्चों को लिखा जाता है।
बिल्कुल उल्टा आपको याद रखना है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते और आय व्यय खाता इजीली आपको याद हो जाएगा। अब इन दोनों खातों के बीच में अगला अंतर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा कि छठा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है इसमें ऋण, अप्राप्य ऋण या फिर हराश ऐसे मतों का लेखा नहीं किया जाता है। हराश या फिर अप्राप्य ऋण का लेखा प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं किया जाता है, जबकि आय व्यय खाते में हराश हो, अप्राप्य ऋण हो या फिर इसके तरफ बाकी जो भी मत होते हैं उनका भी लेखा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये संस्था के लिए हानि होती है। अब प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं लिखा जाता है तो क्यों नहीं लिखा जाता है? आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा। तो इसका सही जवाब ये होगा कि क्योंकि हराश हो या फिर अप्राप्य ऋण इनको ये जो है कैश में हमें प्राप्त नहीं हुआ है, रोकर इनसे प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आपकी मशीन में हराश हुआ है, डिप्रिसिएशन हुआ है, तो उनको हम पैसे तो हमें नहीं मिला है या फिर हमारे से पैसा गया भी नहीं है, तो इसीलिए उनका लेखा प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं किया जाएगा, जबकि आय व्यय खाते में किया जाएगा। क्योंकि भले ही वो पैसे में नहीं हो रहा हो या फिर हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं या फिर पेमेंट हम रिसीव भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो संस्था के लिए लॉस तो हो रहा है क्योंकि डिप्रिसिएशन हो रहा है, इसीलिए उनका हम लेखा करेंगे आय व्यय खाते में। तो मैंने अब तक आप लोगों को जो भी 6 अंतर बताए हैं, इन 6 अंतर जो हैं ये 10-15 अंतरों का निचोड़ है। यानी कि जितने भी इन प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाते में अंतर हो सकते हैं उन सभी का निचोड़ आप लोगों को मैंने दे दिया है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो छूट रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता जब स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो पिछला वर्ष जो बीत गया है उस वर्ष में कुछ हमारे पास बचा हुआ है या नहीं। अगर हमारे पास कैश हो या फिर बैंक में हो तो उसको हम लिखकर प्राप्ति एवं भुगतान खाता को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास हाथ में है, रोकर है, तो कैश इन हैंड लिखकर उस अमाउंट को बैठाते हैं, जबकि अगर हमारे पास बैंक में है तो उसको कैश एट बैंक लिखकर उस अकाउंट को स्टार्ट करते हैं। जबकि आय व्यय खाते में ऐसा कोई भी प्रारंभिक शेष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आय व्यय खाता चालू वर्ष से संबंधित होता है। जब ये चालू वर्ष से संबंधित है, मान लीजिए कि अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 से अगर ये संबंधित ये खाता बनाया जा रहा है तो 2023 का इसमें नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें केवल चालू वर्ष से संबंधित लेन देनों का लेखा किया जाता है, तो पिछले वर्ष से इसको कोई मतलब है ही नहीं। आखिर में आप लोग एक बार देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सा अंतर लिखा है और किस प्रकार से लिखा है। यहाँ पे आप लोग बस मैं इसको दिखा देता हूँ पूरा कि कौन कौन सा अंतर लिखा है हमने। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और सही से इनको पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा।